प्यारे साथियों, अगर आप लोग भी हो क्लास 10th में और इस बार 25 फरवरी, कहने का मतलब है कि तारीख है आप लोगों की 25 फरवरी और 25 फरवरी को आप लोग देने वाले हो अपना विज्ञान का पेपर। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ 25 फरवरी वाला विज्ञान का पेपर। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग इस पेपर को जरूर तैयार करना और यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में जरूर प्रश्न बनेंगे। मेरे पर जो मेरा यहाँ पर वादा भी है आप लोगों का, देखो यहाँ पर लिखा है 817 जीओ का हमारा पेपर है। तो इस पेपर को आप लोग जरूर से जरूर तैयार करके चले जाना। यहाँ पर मैं इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व भी कराऊंगा और मैं इसका आप लोगों को पीडीएफ भी दूंगा, है ना, ताकि आप लोगों का पूरा नंबर भी पक्का हो जाए और आप लोग विज्ञान में बिल्कुल भी फेल ना हो। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है कि जब आप लोगों को ये वाला पेपर दिया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिख देना, यहाँ पर अपना नाम लिख देना, है ना। और ये आप लोगों का समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा 70 नंबर का। हमारे यहाँ पर कोड भी दिया है 817 जीओ का हमारा पेपर है। तो भाई चलिए स्टार्ट कर दे पेपर को, है ना। पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना और इसका मैं सॉल्यूशन भी लेकर के आ गया हूँ। ये देखो सारे के निर्देश भी दिए हैं। यहाँ पर हमारा नोट लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि शुरुआती के 15 मिनट आप लोगों को पेपर को पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि पेपर में क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया, तो उसके बारे में आप लोगों को पेपर में समझना भी पड़ेगा। यहाँ पर देखो निर्देश नंबर 1 दिया है कि प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 2 दिया है कि खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित है। जो मेरा खंड आ और खंड बा जो रहने वाला वो मेरा 3 उपभागों में विभाजित होने वाला है। तो भाई इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। तो पूरा पेपर आप लोग समझ लीजिए और ये आप लोगों का विज्ञान का पेपर है। देखो यहाँ पर निर्देश नंबर 3 दिया है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके हमको OMR उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं तथा इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। अब देखो पेपर देने जाना तो आप लोगों को OMR सीट पर अपना काला बॉल पेन मतलब कि जो व्हाइटनर इरेजर का प्रयोग आप लोगों को OMR सीट पर नहीं करना है। अब देखो जितने भी आप लोगों के खंडा में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आप लोगों के जो 20 प्रश्न जो पूछे जाएंगे 20 प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित। ये आप लोग पढ़ लीजिए। अब मैं यहाँ से आप लोगों का पेपर स्टार्ट कर देता हूँ। तो भाई पूरा का पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लेना। ये आप लोगों का 25 फरवरी का एक वायरल पेपर है, इसको आप लोग जरूर तैयार करो। देखो यहाँ पर हमारा खंड आ दिया है बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग 1, तो ये आप लोगों का पेपर बन जाता है। तो भाई, है ना, जरूर तैयार करो मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर को। यहाँ देखो 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है ना। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर को सॉल्व भी करवाने वाला हूँ प्यारे बच्चों, है ना। इसका मैं आप लोगों को PDF भी दूंगा, तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना। तो मैं इसका पूरा का पूरा मैं आप लोगों का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर प्रश्न 2 को देखेंगे कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है 1 नंबर का पेपर में आएगा। अवतल दर्पण की, समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, उत्तल लेंस। ये हमारे देखो प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 2 का हमको राइट आंसर करना है उत्तल दर्पण, है ना। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना देखो नहीं है ना। तो ये पेपर आप लोगों का जरूर यहाँ से प्रश्न बनेंगे, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, है ना। बिल्कुल भी घबराना नहीं, पूरा पेपर देख कर चले जाना। अब देखो प्रश्न 3 देखो हम लिखा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। 1 नंबर का आएगा लाल रंग के लिए अधिकतम होता है कि पीले रंग के लिए अधिकतम होता है कि हरे रंग के लिए अधिकतम होता है कि बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। तो भाई जो कांच का जो अपवर्तनांक जो होता है वो किसके लिए अधिकतम होता है। तो भाई याद रखेंगे बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो भाई अब आगे देखो बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि हमारा जो 50 सेंटीमीटर का जो फोकस दूरी का जो अवतल लेंस जो होता है उसकी यहाँ पर क्षमता पूछी गई है। ए ऑप्शन दिया है -2 डायोप्टर, बी ऑप्शन दिया है हमारा कि 2 डायोप्टर, सी ऑप्शन -0.2 डायोप्टर और डी ऑप्शन है +0.2 डायोप्टर। तो भाई ये हमारे 4 ऑप्शन है ना। तो प्रश्न नंबर 4 का देखो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर -2 डायोप्टर, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। आसमान नीला दिखाई देता है, मतलब कि आसमान जो होता है नीला क्यों दिखाई देता है, भाई हमसे पूछा गया है। 1 नंबर का पेपर में आएगा। तो जो आकाश जो होता है नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप लोगों को याद रखना है प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है ना। तो प्रकीर्णन आप लोगों को याद रखना है। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखो यहाँ पर कह रहा है कि हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि हीटर का जो तार होता है प्यारे बच्चों वो किसका बना होता है।
तांबे का बना होता है, कि टंगस्टन का बना होता है, कि नाइक्रोम का बना होता है, कि लोहे का बना होता है। तो ये हमसे पूछा गया कि हीटर का तार किसका बना होता है। तो देखो आप लोगों को नाइक्रोम को सही करना है, तो नाइक्रोम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में, कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति जो होता है वो अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। एक नंबर का आएगा अवतल लेंस प्रयुक्त करता है, कि अवतल दर्पण प्रयुक्त करता है, कि उत्तल लेंस, की अवतल दर्पण। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। और प्रश्न नंबर 7 का देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का देखो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल। प्रश्न नंबर 7 उत्तल लेंस को सही करेंगे, तो भाई हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलो यहाँ से देखो हमारे ये भौतिक विज्ञान के, आपके पेपर में भौतिक विज्ञान के 7 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। वो मैंने 7 प्रश्न आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग इनको जरूर तैयार कर लो। अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। 6 प्रश्न हमारे पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न जो होंगे मेरे यहाँ पर केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो भाई रसायन विज्ञान के 6 प्रश्न आएंगे, तो उनको भी तैयार कर लो। देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पर उपभाग 2 बन जाता है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। 1 नंबर का आएगा। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया, तो भाई याद रखना आप लोगों को Na2CO3.10H2O, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप चलो आगे देखो, मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ प्यारे बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं। तो चलिए भाई बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में, और प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखो यहाँ पर कह रहा है कि नियान क्या होता है। नियान क्या होता है? नियान एक कैसी गैस है? नियान क्या है भाई, तो बताया पूछा है क्या। 1 नंबर का आएगा, एक क्षार धातु है, कि एक उपधातु है, कि अक्रिय गैस है, कि संक्रमण है। तो भाई क्या है नियान, क्या होता है? तो भाई याद रखेंगे आप लोग अक्रिय गैस। नियान जो होती है एक अक्रिय गैस होती है, यानी कि आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अब मैं बात करता हूँ आगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है। 1 नंबर का आएगा कि एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है। भाई ए ऑप्शन दिया CnH2n+2, बी ऑप्शन दिया CnH2n, सी ऑप्शन दिया CnH2n-4 और डी ऑप्शन दिया C2H4। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो भाई प्रश्न नंबर 10 का देखो राइट आंसर हो जाएगा कि एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखो एल्केनो का जो सामान्य सूत्र जो होता है, तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा CnH2n+2। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करेंगे कि आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ है। जो हम आग जिससे हम बुझाते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो भाई उसमें हम यहाँ पर Na2CO3 का प्रयोग करते हैं ना। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि यूरेनियम क्या होता है। 1 नंबर का आएगा पेपर में कि यूरेनियम क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हमारा क्षार धातु, बी ऑप्शन दिया अक्रिय गैस, सी ऑप्शन दिया उपधातु, डी ऑप्शन दिया संक्रमण तत्व। तो भाई प्रश्न नंबर 12 करें कि हमारा कि यूरेनियम क्या होता है ना। तो चलिए बताइए भाई यूरेनियम क्या होता है। प्रश्न नंबर 12 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग मुझे प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब बताइए, है ना। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 13 के बारे में कि प्रश्न नंबर 13 तो यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न नंबर 13 कहता है कि यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, मतलब कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा। तो ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। आर्गन दिया, नियान दिया है, एफ दिया, Br दिया, मतलब ब्रोमीन। तो भाई बताइए देखो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा Ar, मतलब आर्गन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो भाई आप लोगों का आर्गन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, यहाँ से आप लोगों का उपभाग 3 स्टार्ट हो जाता है। उपभाग 3 में देखो 7 प्रश्न आप लोगों के बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे ना। तो 7 प्रश्न आप लोगों के बायोलॉजी के आएंगे। तो भाई इनको आप लोग जरूर से जरूर तैयार करो। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है कि मास्टर ग्रंथि क्या होती है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, मास्टर ग्रंथि क्या होती है। ए ऑप्शन दिया थायराइड, बी ऑप्शन दिया पीयूष, सी ऑप्शन दिया पीनियल काइड, डी ऑप्शन दिया एड्रिनल। तो मास्टर ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि होती है। तो भाई इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो प्रश्न 15 तो यहाँ पर लिखा है कि पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों व वायुमंडल मतलब जो हमारे पौधे हैं, जो वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान भाई किसके द्वारा होता है। तो 1 नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये रंध्रों द्वारा होता है, कि श्वसन द्वारा होता है, कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है, कि जाइलम द्वारा होता है। तो आप लोगों को याद रखना है रंध्रों द्वारा, यानी कि एक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि अनिषेक फलन, यानी कि बीज रहित फलन। अनिषेक फलन का मतलब होता है जिसमें बीज ना हो, है ना। तो वो हमारे फल होते हैं जिसमें बीज ना होता हो, को प्रोत्साहित करता है। तो भाई कौन प्रोत्साहित करता है। 1 नंबर का आएगा ऑक्सिन होता है, कि जिब्रेलिन होता है, कि एथिलीन होता है, कि फ्लोरीचेन होता है। तो भाई प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑक्सिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑक्सिन को हम सही करेंगे। अब चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में कि निषेचन के बाद
पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? मतलब कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो भाई आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर देखो प्रश्न 17 का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय को सही करेंगे तो भाई मेरा अंडाशय सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखो यहाँ लिखा है कि बीजों का बीजावरण विकसित होता है। तो बीजों का बीजावरण जो होता है विकसित होता है, 1 नंबर का ये भी आएगा। बीजाणु से विकसित होता है कि अध्यावरण से विकसित होता है कि भ्रूणपोष से विकसित होता है कि हमारा, और डी ऑप्शन दिया है कि अंडाशय से विकसित होता है। तो भाई हमारे 4 ऑप्शन दिए, लेकिन प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा अध्यावरण। अध्यावरण को याद याद रखेंगे ना अध्यावरण को। अब प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? भाई यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो आप लोगों को याद रखना है 22, मतलब कि ऑटोसोम की संख्या 22 होती है। अब चलो आगे देखो, आगे हम लेकर के आ गए प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि बताने के कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो अब देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन को याद रखेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से देखो मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बता दिए हैं, 20 प्रश्न मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं और 20 प्रश्न आप लोग यही वाले तैयार कर लो। अब चलो यहाँ से आप लोगों का खंडवा स्टार्ट हो जाता है। खंडवा में 50 प्रश्न होंगे, 50 नंबर का आप लोगों का खंडवा भी पूछा जाएगा। चलो यहाँ से आप लोगों का खंडवा भी स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो उपभाग 1 हमारा यहाँ से बन जाता है। उपभाग 1 में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे आप लोगों के भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के प्रश्न होंगे। तो उपभाग 1 में हमारे फिजिक्स के प्रश्न होंगे, आप लोग इनको जरूर तैयार कर लेना। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, उपभाग 1 को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? उचित चित्र के द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। तो मतलब हमको चित्र के द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को भी समझाना है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को समझाना पड़ेगा। अब प्रश्न दूसरा देखो कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है? तो भाई ये हमारा 4 नंबर का ये भी आएगा, 4 नंबर का ये भी आएगा, है ना। तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है? तो भाई 4 नंबर का ये भी आएगा और 4 नंबर का ये भी आएगा। तो हमारे 2 प्रश्न हो गए। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखो हमसे कह रहा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख इसके ध्रुव एवं फोकस के बीच रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। तो भाई ये भी मेरा 4 ही नंबर का आएगा ना। तो मैंने 3 प्रश्न आप लोगों को समझा दिए, तीनों के तीनों प्रश्न आप लोगों ने समझ लीजिए। और आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, हमारे पास इसकी PDF भी रखी है, मैं आप लोगों को PDF भी दे दूंगा। तो आप लोग PDF से सारे प्रश्नों को उत्तर याद कर लेना। अब यहाँ पर देखो हमारा प्रश्न नंबर 4 देखो कहता है आप लोगों को, मैंने प्रश्न नंबर 3 कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव एवं फोकस के बीच रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख के खींच कर दर्शाइए। तो 4 नंबर का ये आएगा। अब प्रश्न नंबर 4 कहता है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण को स्वच्छ किरण आरेख के द्वारा सब स्पष्ट कीजिए। तो भाई ये मेरा 6 नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न। अब देखो अगला यहाँ से हमारा अथवा करके दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। मतलब कि एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है और वो मिनिमम 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना होगा? तो भाई ये मेरा न्यूमेरिकल दिया है। और यहाँ से हमारे देखो यहाँ से हमारे ये फिजिक्स के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से आप लोगों का जो स्टार्ट हो जाता है केमिस्ट्री के प्रश्न आएंगे। यहाँ से देखो जितने प्रश्न होंगे सारे के सारे केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे। तो केमिस्ट्री के प्रश्न देख लो। यहाँ से उपभाग हमारा 2 दिया है कि यहाँ पर लिखा है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसल अवधारणा के आधार पर समझाइए। मतलब कि जो साबुन की जो सफाई की जो प्रक्रिया को हमको मिसल अवधारणा के आधार पर समझाना है। तो भाई 4 नंबर का ये भी आएगा। और प्रश्न नंबर 6 को कह रहे कि हाइड्रोजन में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कि जो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है ना। और फिर कह रहे कि तथापि यह अधातु है, क्यों? और इसको मैं स्पष्ट भी करना। तो भाई 4 नंबर का ये भी आएगा। अब प्रश्न 7 देखो कह रहा है कि एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के उपायों को भी समझाइए। तो भाई 6 नंबर का ये भी आएगा। अब देखो एक अथवा करके दिया गया है। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो भाई बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एक और अथवा करके दिया है, आप लोग अथवा में इसको भी कर सकते हो कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है।
एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो भाई इतना आप लोगों का हो जाता है। अब देखो यहाँ से हमारा उपभाग 3 हमारा स्टार्ट हो जाता है कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो भाई परिवार नियोजन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को परिवार नियोजन की परिभाषा लिखनी है और मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का हमको यहाँ पर उल्लेख भी करना है। तो 4 नंबर का ये भी आएगा। अब देखो प्रश्न 9 देख लो कि मेरुरज्जु क्या है, इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो भाई 6 नंबर के 4 नंबर के भी प्रश्न आने वाला है। और प्रश्न 10 कहता है कि धमनी और सिरा में क्या अंतर है, पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है। जो बताना है कि धमनी और सिरा में क्या अंतर है, हमारी जो पल्मोनरी सिरा जो होती है उसमें किस प्रकार का भाई रक्त बहता है। तो इतना आप लोगों को सब कुछ बताना पड़ेगा, है ना। तो इसका आप लोगों को ये भी हमारा 4 ही नंबर का आएगा पेपर में। अब चलो आगे बात करते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर 11 के बारे में कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मानव के पाचन तंत्र, अब देखो यहाँ पर मानव का जो पाचन तंत्र जो होता है, मानव का पाचन तंत्र क्या होता है उसका हमको नामांकित चित्र बनाना है ना। और साथ ही साथ में हमको यकृत के कार्य भी लिखने पड़ेगा। तो यकृत के कार्य भी आप लोगों को लिखने पड़ेगा। तो ये देखो 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है कि रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, लस्सी क्या परिवहन के कार्यों को लिख कीजिए। तो भाई हमने आप लोगों को पूरा पेपर समझा दिया, पूरा पेपर आप लोग अपना समझ लीजिए और इसकी मैं आप लोगों के पास PDF भी सेंड कर दूंगा। तो PDF से आप लोग इसके सारे प्रश्नों को उत्तर याद कर लेना।